भाभी तेरे खाने का, हो भाभी तेरे खाने का, कैसा है ये स्वाद अनजाना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं खाना। तूने है पिट जाना। देवर जी जी नहीं, देवरानी के सामने हमारे खाने में कोई नुक्स मत निकालना। क्या मतलब? मतलब ये कि जब जब दीक्षा ने तुम्हारे लिए खाना बनाया है तो उसमें तुमने कोई ना कोई कमी तो निकाली है। भैया, जब हमारी प्रिय भाभी जी इतना प्रिय खाना बनाएंगी तो उन्हें बताना तो पड़ेगा ही ना कि इनकी बनाई हुई दाल में नमक कम होता है, सब्जी में मिर्च ज्यादा, रोटियां कच्ची पक्की, सूप बिल्कुल फीका और चावल बिल्कुल जले हुए। बस बस बस, इतने सालों में तुम्हारी भाभी को अच्छा खाना बनाना आ गया है। भी आया तो ये सीख लेगी अपनी देवरानी से। क्यों देवरानी जी, अपने प्रिय पति के प्रिय पसंद का खाना हमें बनाना सिखाओगी ना? मुझे इनके पसंद के बारे में क्या पता, क्योंकि मम्मी ने मुझे अभी तक किचन में जाने ही नहीं दिया। बहुत अच्छा किया मम्मी ने, क्योंकि मम्मी जानती हैं कि अगर इसकी पसंद का खाना बनाओगी तो अपनी पसंद से भी जाती रहोगी। क्यों भाई, तुम्हारे भाई की पसंद इतनी घटिया है क्या? नहीं नहीं पापा, बहुत हाई स्टैंडर्ड है। ताजमहल में खाता है? ताजमहल? हाँ हाँ, वो अपनी पिछली गली वाला ढाबा। ये बात है। सॉरी देवर जी, हमसे थोड़ी भूल हो गई। हमें अपने नई देवरानी और देवर का डिनर किसी ऐसे ही ताजमहल में रखना चाहिए था। क्यों? हाँ चलो चलो चलते हैं। अरे चलो बेटा बैठो बैठो बैठो। बेटा आज तो तुम अपनी भाभी के हाथ का बना हुआ रूखा सूखा खाना खा लो, फिर किसी दिन चल के हम भी तुम्हारे साथ उस ताजमहल का हाई क्लास खाना खाएंगे। चलिए अब खाना शुरू कीजिए। तुम भी बैठो बेटा। महारानी आराम फरमा रही है। उठ, सो रही थी? नहीं, मैं तो खाने पर आपका इंतजार कर रही थी। कितनी बार बोला खाने पर मेरा इंतजार मत किया करो। काम में देर हो जाती है तो हम खाना बाहर ही खा लेते हैं। हाँ। देर तो आपको रोज ही हो जाती है, लेकिन लेकिन क्या? हाँ, मेरा मतलब है आप कभी तो घर वक्त पर आ जाया कीजिए। आपको पता है ना, जब तक आप खाना नहीं खा लेते मैं भी। पतिव्रता बनने की कोशिश मत करो। मैं किसी का गुलाम नहीं, बल्कि आजाद पंछी हूँ। उदय, जिसके रात दिन का उदय उसके मर्जी के मुताबिक होता है, किसी की मर्यादा में बनकर नहीं। समझे? खाना खाओ और खाकर सो जाओ। हाँ? मैं भी सोने जा रहा हूँ। आखिर ये कब तक चलेगा? जब से मैं इस घर में आई हूँ आपने एक दिन भी घर में नहीं गुजारा। एक रात भी 1-2 बजे से पहले बिना पिए घर नहीं लौटे। हम दोनों एक साथ कहीं बाहर नहीं गए, एक साथ बैठे नहीं, एक साथ मिलकर खाना नहीं खाया, एक साथ। बहुत साथ साथ हो गया है। लो, तुम्हारा साथ जितना मुझे चाहिए था मिल गया। अब तुमसे मेरा दिल भर गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं पत्नी हूँ आपकी, तो मुझे आपके साथ जिंदगी भर रहना है। तो जिस तरह रह रही हो रहो। अगर तुम ये समझती हो कि घंटी बनाकर जिंदगी भर तुम्हें अपने गले में लटकाए घूमता रहूं, तो मुझसे नहीं होगा। अंडरस्टैंड? गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। हेलो नया बेटी। सिंह साहब घर पर तो है ना?
जी नहा रहे हैं। ओह, मम्मी कैसी है? मम्मी एकदम मजे में है। तुम कैसी हो? इतने बड़े घर की बहू बनने के बाद तुम खुश तो हो ना? जी हाँ, बहुत खुश हूँ। इस घर में भेजकर आपने तो मुझे इतनी खुशियां दे दी है कि मेरी आत्मा आपके एहसान के बोझ के तले। अरे बेटा, माँ बाप तो हमेशा बच्चों की खुशियां चाहते हैं। मैंने तुम्हें इतने बड़े खुशहाल घराने में भेजकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया। यह तो एक बाप का फर्ज था। गाय सी मासूम बच्ची को एक कसाई के हवाले कर खूब फर्ज निभाया आपने पापा। अपने मतलब के लिए आपने इस घर की शान और शौकत तो देखी, लेकिन ये नहीं देखा कि उस आदमी का चाल चलन कैसा है जिसे आप मेरा पति बनाकर उम्र भर के लिए मेरे पल्ले से बांध रहे हैं। औरत के लिए धन, दौलत, महल, चौबारे कोई अहमियत नहीं रखते पापा। उसके लिए तो पति का प्यार ही सब कुछ होता है, जो कि मुझे अपने अय्याश शराबी पति से कभी नहीं मिला। शुभम आंखों से अंधा जरूर था पापा, लेकिन उदय की तरह दिल, दिमाग, अकल से नहीं। शुभम को मुझसे छीनकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है पापा, बहुत बड़ा जुल्म। अब जो हो गया सो हो गया। आखिर बीवी हो उसकी, बीवी। नेहा, मैं कहता हूं भूल जाओ पुरानी बातों को और भूल जाओ चौधरी खानदान को। हेलो चंद्रा साहब, हेलो सर। क्या बात है, आज आप बिना टेलीफोन के ही आ गए? सिंह साहब, वो सुबह का वक्त था, मैंने सोचा कि आप घर पर ही होंगे, इसलिए ऑफिस जाने से पहले ये नए प्रोजेक्ट का डिजाइन आपको दिखा दूं। वेरी गुड, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बेटी, आपने अपने पापा को बैठने तक के लिए नहीं कहा? पापा मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, चंद्रा साहब के लिए भी। जी। आइए चंद्रा साहब, जी। तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। सिंह साहब, मैंने अपने डिजाइनर से अपने नए प्रोजेक्ट के लिए ये डिजाइन बनवाया है, आप इसे देख लें। आपने बनवाया है चंद्रा साहब तो जाहिर है अच्छा ही होगा, लेकिन हम सोच रहे थे कि इस बार अपने प्रोजेक्ट का डिजाइन अपने पुराने दोस्त से बनवाएं। आप जानते हैं उन्हें, मिस्टर अमर चौधरी? जी, अच्छी तरह से जानता हूं। बड़े काबिल डिजाइन इंजीनियर है वो। लेकिन सिंह साहब, जिन डिजाइन इंजीनियर्स के साथ मैं बरसों से काम करता चला रहा हूं, उनके साथ ऐसी अंडरस्टैंडिंग होगी है कि वो ऐसी मेंटल अंडरस्टैंडिंग होगी है कि वो आई कैन अंडरस्टैंड। एनीवे, आप ये डिजाइन यहां रख जाइए, मैं इसे देख लूंगा। और वैसे भी मिस्टर चंद्रा, जिंदगी में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अरे सिंह साहब, आप? अरे बाहर क्यों खड़े हैं? आइए आइए, कैसे हैं आप? अच्छा हूं, आप कैसे हैं? वेरी फाइन सर, बैठिए। भाई चौधरी साहब, आपको याद होगा एक बार हमने आपसे कहा था कि हम अपने नए प्रोजेक्ट के डिजाइन आपसे बनवाना चाहते हैं। जी हाँ, अच्छी तरह से याद है। लेकिन आज सुबह हमने चंद्रा साहब से अपने समधी साहब से इस बारे में जिक्र किया कि हम अपने डिजाइन आपसे बनवाना चाहते हैं। तो हमें यूं लगा कि वो आपके साथ नहीं बल्कि अपने डिजाइन बनवाना चाहते हैं। होता है सिंह साहब, जो आदमी बरसों से जिसके साथ काम करता आ रहा हो, उनमें आपस में एक अंडरस्टैंडिंग, एक रेपो बन ही जाता है। वैसे चंद्रा साहब आपको एक काबिल डिजाइन इंजीनियर जरूर मानते हैं। बस मेरे लिए उनको यही कॉम्प्लीमेंट काफी है। गुड, आई लाइक इट। शुभम आज नजर नहीं आ रहा। वो ज्योति और सुनंदा के साथ जरा मार्केट शॉपिंग के लिए गया है। एनीवे चौधरी साहब, मैं चंद्रा साहब के डिजाइन आपके यहाँ छोड़े जा रहा हूं। अगर हो सके तो एक नजर इन पर डाल लीजिएगा। श्योर। तो मैं चलूं? ठीक है। ओके। अच्छा सर।
ये तो बताओ कि वापस कब तक लौटोगे और कहाँ जा रहे हो? मैं कहाँ जा रहा हूँ और कब तक वापस लौटूंगा, ये सब पूछने वाली तुम कौन होती हो? उदय, ये तुम्हारी पत्नी है और एक पत्नी होने के नाते इसे ये हक है कि तुम्हारी हर कारगुजारी पर नजर रखे। ओ पापा, इसका मतलब एक बच्चे की तरह हर वक्त इसे अपनी रिपोर्ट देता रहूं? बिल्कुल, क्योंकि इसकी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी है और अपनी जिंदगी की हिफाजत करना इसका फर्ज है। ओ पापा, उदय, जब से ये इस घर में आई है हमने इसके चेहरे पर उदासी, परेशानी और मायूसी का मनहूस साया देखा। इसकी आंखों में खुशी की चमक नहीं देखी, होठों पर मुस्कुराहट नहीं देखी। जानते हो क्यों? क्योंकि ये रात दिन की तुम्हारी हरकतों से दुखी है। देखो बेटा, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, सुधारो अपने आप को। बेटा, इस संसार में हर पिता चाहता है कि उसके बहू बेटे सुखी रहें। अगर ये घर संवर जाएगा तो बहू के साथ साथ हम सबकी जिंदगी भी संवर जाएगी। भोलेनाथ, पार्वती मैया, लक्ष्मी मैया, मुरली बजैया, कृष्ण कन्हैया, बांके बिहारी, अब की बार हमें इस घर से ना निकलवाना। अब की बार इस घर के मालिक मनसुख भाई टोपी वाला के भेजे में ये डाल दो कि हमारा दूसरे घर का बंदोबस्त नहीं हुआ। हे प्रभु, अगर उसने हमें इस घर से निकाल दिया तो हम कहां जाएंगे? हे प्रभु, मेरे इस कष्ट का निवारण करो। प्रभु, मैं आपके सामने 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा प्रभु। अरे वाह 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 मेरे गोबर गणेश जी, भगवान को लालच भी दिया तो 5.25 रुपए का। इतने से थोड़े से दाम में तुम्हारे भगवान मान जाएंगे? अरे कम से कम 21-51 तो कह दिए होते। अरे भाग्यवान, भगवान रुपए पैसे के नहीं, श्रद्धा के भूखे होते हैं। वो तो इस संसार को देते हैं, भला हमसे क्या लेंगे? कुछ नहीं लेंगे तो फिर 5.25 रुपए की रिश्वत क्यों दे रहे हो इन्हें? अरे तुम तो हर अच्छी बात को बुरे ढंग से कहने की आदी हो चुकी हो। जब जब भी मैं... देखो कौन आया। ये लो। कौन है भाई? अरे कोई और नहीं, मनसुख भाई टोपी वाला। हाँ तो दुबे जी, वो मकान खाली करने के बारे में आपने क्या सोचा ये टोपी घुमा के? मनसुख भाई, अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। छी 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 छी। दुबे जी, मेरे आदमी आएंगे, घर का सारा सामान उठाएंगे और सड़क पर फेंक देंगे टोपी घुमा के। हाँ मनसुख भाई, आपने इतना ज्यादा भाड़ा और डिपॉजिट बढ़ा दिया जो मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, जमाना बदल गया है दुबे जी। आपसे दुगना भाड़ा, तिगनी डिपॉजिट देने वाली पार्टियां मेरे पीछे घूम रही है। आप एक काम कीजिए, शाम तक ये मकान खाली कर दीजिए टोपी घुमा के। सेठ जी, भगवान के लिए ऐसा जुल्म मत कीजिए, थोड़ा सा हमें और टाइम दे दीजिए। टाइम? अरे 11 महीने पूरे हुए तो 2-2.5 महीने गुजर गए हैं? तब से मैं टेम ही टेम तो दे रहा हूँ टोपी घुमा के। हाँ, पर इतना तो सोचिए सेठ जी, ऐसे बारिश के मौसम में हम कहाँ जाएंगे? भाड़ में जाइए, मुझे इससे क्या लेना देना। शाम को मेरे आदमी आएंगे, घर का सामान उठाएंगे, बाहर फेंकेंगे टोपी घुमा के। चलता हूँ दुबे जी। सेठ जी, सेठ जी, अब क्या होगा गणेश जी? भगवान जी सब ठीक कर देंगे, इनकी खोपड़ी घुमा के। वो अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा गणेश जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर हमने शाम तक घर खाली नहीं किया तो वो हमारा सारा सामान घर के बाहर फेंक देगा। बड़ा ही कमीना और लालची इंसान है मकान मालिक। अगर ऐसी ही बात थी तो दूसरा मकान क्यों नहीं देख लिया? अरे पिछले 3 महीने से तो तेरे जीजाजी ड्यूटी पर कम और मकान की तलाश में ज्यादा जाते हैं। हर जगह आग लगी हुई है, जहाँ पे भी घर लेने जाओ तो वो इतना भाड़ा, इतना डिपॉजिट मांगते हैं कि पूछो मत। अगर रुपये पैसे से भी मैं तुम्हारी मदद करूं तो इतने कम समय में तुम दूसरा मकान कैसे देखोगी? और फिर रुपये भी मैं उनसे पूछे बिना तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? किसी तरह अपनी बहन को इस मुसीबत से बचा ले बहन, अपनी इस गरीब बहन को बचा ले, नहीं तो हम सड़क पे आ जाएंगे। क्या बात है ज्योति, ये तुम्हारी बहन रो क्यों रही है? जी, मेरी दीदी को मकान मालिक ने आज शाम तक घर खाली कर देने के लिए कहा है। आखिर क्यों? जी, हमारा 11 महीने का टाइम खत्म हो गया है ना, अब वो भाड़ा और डिपॉजिट इतना मांग रहा है कि जो हम दे नहीं सकते। हाँ, महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ ही रही है।
आप लोगों की समस्या का समाधान यही हो सकता है कि दुबे जी अपनी आमदनी का जरिया बढ़ाएं। वैसे मैं समझता हूं कि कार्तिक दुबे जी को तनख्वाह तो ठीक ही देता होगा, लेकिन फिर भी इस बारे में मैं कार्तिक से बात करूंगा। कार्तिक से तो बात आप कर ही लेंगे, मगर फिलहाल इनकी समस्या ये है कि शाम तक इनको घर खाली करना है। तुलसी, मकान मालिक आप लोगों को और थोड़ा टाइम नहीं दे सकता? नहीं बाबूजी, मैंने उसके सामने हाथ जोड़े, पैर पड़े, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन वो निर्दयी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। पर दीदी 11 महीने बीत जाने के बाद भी उसने तुम्हें 2-2.5 महीने का टाइम तो दिया था ना? हाँ, दिया तो था, लेकिन खैर, जब आप लोगों के सामने यह समस्या आई गई है तो इसका कोई ना कोई तो हल निकालना ही होगा। तुलसी, एक काम करते हैं, जब तक आप लोगों का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक आप लोग हमारे यहाँ रहने आ जाइए। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? हम और आपके यहाँ? नहीं नहीं, हाँ पापा, ये लोग यहाँ। हम बेटी वाले हैं, बेटी के घर में बोझ बनकर रहे? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आज बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं है, तुम तो बेकार की बातें कर रही हो। सुनंदिनी ठीक कह रही है। अरे भाई, तुम लोगों के यहाँ आने से इस घर की रौनक और बढ़ जाएगी और फिर ज्योति का दिल भी लगा रहेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी बाबूजी। अरे नहीं बड़ी नहीं, मेहरबानी। ज्योति। जी पापा। बेटी, तुम इनके साथ जाओ और इनका सामान यहाँ ले आओ। जी, आओ दीदी। अच्छा। सुनंदा, मैंने इन लोगों को यहाँ बुला के कोई गलती तो नहीं की? बिल्कुल नहीं। मुसीबत के वक्त इंसान ही इंसान के काम आता है। संसार संसार, ये संसार, ये संसार, चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार, ये संसार, ये संसार। एक पल में कोई आए यहाँ पे,